लॉजिकली इसका एनालिसिस करें, नॉट टेक्निकली। तो किसी व्यक्ति को अगर नी रिलेटेड इश्यूज है, इन चीजों पे अगर करेक्शन करे तो ऑटोमेटिकली ये नी प्रॉब्लम्स 90% तक क्योर हो जाती है। पर इतना कॉन्शियसनेस या इतनी समझ लोगों में नहीं होती है। ये थोड़ा सा समझना उनके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बीइंग अ प्रोफेशनल वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फॉर लेमन। पूरा डाइट एक्सरसाइज और कैसा? हाँ, पुअर डाइट, एक्सरसाइज, ओवरवेट, ओवरवेट, तो थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन, नी के अराउंड के मसल्स जो है उनका स्ट्रेंथनिंग, अपर बॉडी से या ओवरऑल बॉडी से फैट रिड्यूस करना, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना, ओवरऑल मस्कुलर स्ट्रेंथ इंप्रूव करना, इंड्योरेंस इंप्रूव करना। अब मसल का इंड्योरेंस या स्ट्रेंथ इंप्रूव हुआ है तो आने वाला इंपैक्ट अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डाइट के थ्रू कार्टिलेजेस का हाइड्रेशन हो रहा है, उधर से भी काम हो रहा है। ऊपर से आपने वजन भी कम कर रहे किया है या कर रहे हो, आप वजन भी कम कर रहे हो साथ ही में, उधर से भी काम हो रहा है। तो इसमें रिवर्स इफेक्ट देखने मिलता है। पर कितना? अब कोई कहेगा कि मैं 70s में हूं और अब मैं ये कर सकता हूं, तो हो सकता है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तर ऍक्च्युली आय एम हॅव्हिंग सायटिका. हम्म सो मेरे नीज में ना हमेशा स्वेलिंग रहता है. हम्म सो डॉक्टर सजेस्टेड मी कि वो उनको बेंड मत करो, बट मेरा एज है 45 हम्म एंड आई फील कि बाबा अभी से अगर बेंडिंग वाला एक्सरसाइज बंद कर दूं या फिर नीचे बैठना बंद कर दूं तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाके. फिर क्या होगा मेरा? हाँ तो इन दैट केस दे जस्ट प्रोवाइड मी D3 B12 कैल्शियम के सप्लीमेंट्स. हम्म लास्ट टाइम आल्सो फॉर 6 months आई टुक दो सप्लीमेंट्स. दिस टाइम आल्सो ही सजेस्टेड मी फॉर 2 months. बेटर यू तो वो गेट, प्रॉब्लम कहीं क्योर नहीं होती. हाँ. Sir, this is the same problem me. यस यस, बेटर यू गेट इन टच विद फिजियोथेरेपिस्ट ओके. और कुछ एक एक्सरसाइजेस आप कर लो हाँ. साथ में, फिजियोस के साथ में। और रेंज हाँ. मोशन जो है वो मेंटेन रखो और उन एक्सरसाइज को कॉन्शियसली मेंटेन रखो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए। ओके. तो मतलब लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हेल्प कर सकते हैं इस केस में? हाँ कर सकते हम स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग तो करते हैं क्योंकि मैं नहीं, वो नहीं, फॉलो कर रही हूँ. नहीं नहीं, हाँ? हैं। उसके लिए काफ मसल एंड टिबियस और ये हैमस्ट्रिंग ये स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए. मुझे नी पेन की बोलो, जरूरत नहीं. हाँ. मैं टीचर हूँ। नी के अराउंड कौन से मसल्स है? बेसिकली लेग एक्सटेंड करने का काम करता है क्वाड्रिसेप, हाँ. और कर्ल करने का काम करता है हैमस्ट्रिंग। हम्म. काफ का भी रोल है, लेकिन काफ उतना एसोसिएट नहीं करता है जितना क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग करता है। तो हम्म. बेसिकली क्वाड्रिसेप की कुछ सीटेड लेग एक्सटेंशन या उसके नीचे पिलो रखकर कुछ एक्सटेंशन की एक्सरसाइज की जाती है, जिसमें आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ऐसी वाली एक्टिविटीज सजेस्टेड है। पर आप जो बोल रहे हो उसमें हम्म. क्लैरिटी तब आएगी जब फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जैक्ट स्टेटस क्या है ओके. पता होना जरूरी है, डायग्नोस होना जरूरी है। मैं यहाँ ऊँट पे बैठ के भेड़े हाँकने का काम करूंगा नहीं। सर मुझे तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया जो रेजिस्टेंस बैंड रहता है ना येलो कलर यूज करना. हाँ मेरा बैंड। तो वो यूज करके उन्होंने मुझे एक्सरसाइज दी है लेग पे. तो बोले कि हर काम में धीरे 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 उसका रेजिस्टेंस बढ़ेंगे, लेकिन आप ये इससे बेसिक से पहले करें ये सब चीजें. सब वही कर रही हूँ मैं घर पे, बेल्ट और पिलो के साथ ही कर रही हूँ. वो कर तब रहे पेन हो, कम हो जाता है. उसके हाँ. साथ ना आपको हाँ. प्रोग्रेशन रखना होगा। ओवरलोड प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल जैसे कहा था ना, किसी भी ट्रेनिंग ओके. हाँ. उसका फेल होना यानी रिजल्ट ना के बराबर। तो अगर आप उसको प्रोग्रेशन से कर रहे हो कि आपने 20 रिपीटेशंस के सेट कर रहे हो या 20 सेकंड्स होल्ड के कर रहे हो, तो 20 को 20 कर दो। 2 सेट्स कर रहे हो तो 3 कर दो। अगर रेजिस्टेंस है किसी ओके. तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाओ वीक बाय हाँ. तो वीक। वो क्या मतलब फर्स्ट ना 15 seconds के लिए जब होल्ड दिया था डॉक्टर ने तो वो भी नहीं हो पा रहा था. अभी एटलीस्ट 30 seconds 40 seconds ऐसे करती हूँ, थोड़ा थोड़ा बढ़ाती हूँ. वो कर रही हूँ. बट वो स्वेलिंग नहीं जाता है, मतलब थोड़ा बहुत स्वेलिंग रहता ही रहता है, पेन होता है उसमें. इज द इशू. तो देवेंद्र मैम ने कहा कि चेंज द डॉक्टर। चेंज द डॉक्टर. यस मैम, श्योर. तो रेंज ऑफ मोशन कम करना या किसी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब आप वैसे तो नहीं सर्वाइव कर सकते ना, मूवमेंट किए बिना कैसे सर्वाइव करोगे? मूवमेंट तो कर, हाँ वही तो. नहीं तो ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, मसल स्टिफ अगर हो गया। आपको समझना पड़ेगा कि अगर मेरे हाथ को मैं प्लास्टर लगा के रखूं हाँ. लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, बिल्कुल हेल्दी है मेरा हाथ, अगर मैं इसको प्लास्टर में डाल के रखूं 3 हफ्ते 4 हफ्ते 5 हफ्ते के लिए, उसके बाद मैं जब प्लास्टर रिमूव करूंगा क्या क्या चेंजेस हो गए? एक तो मेरा मसल्स ना फ्रीज हो गया होगा, उसका रेंज ऑफ मोशन यस. रिड्यूस हो जाएगा, उसमें एट्रोफी होगी। मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर हाइपरट्रोफी, ये दो टर्म मसल फिजियोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। या फिर मसल फिजियोलॉजी में मसल के बारे में इस तरह से कहा जाता है कि इफ यू डोंट यूज इट यू विल। तो मुझे इसका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज करने के लिए फिर मैनुअल ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा, एक्टिव या पैसिव स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी। पैसिव स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी शुरू में, उसके बाद मैं एक्टिव स्ट्रेचिंग कर पाऊंगा। और जब मेरा ROM रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो जाएगा तो उसके बाद वो नॉर्मल आ जाएगा। फिर उसको मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस के साथ ट्रेन करना पड़ेगा उसकी एट्रोफिक हाइपरट्रॉफी करने के लिए दोबारा से, ताकि वो अपनी नॉर्मल शेप में आए। अदरवाइज आप अगर मस्कुलर डायग्नोस करोगे तो दोनों तरफ के मसल में भी चेंजेस दिखेगा आपको। जिसको बांध के रखा गया था उसका मसल साइज भी रिड्यूस हो गया है।
है ना? क्यों? क्योंकि मूवमेंट में क्या होता है, उसका कंडीशनिंग हो रहा था। डे टू डे एक्टिविटी जब करते हो, क्लीनिंग करना है, कपड़े धोने हैं, जो भी बर्तन का काम करना है, घर के जितने भी काम करते हैं, उसमें कम अधिक मात्रा में फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, जिससे आपका मसल कंडीशनिंग हो रहा है। समझ गए? Yes, इसका मतलब ऐसा है कि जो हमें फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज दे रहे हैं कि वो मेंटेन रखने के, उससे हमारी स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब उसमें भी एक ट्विस्ट है। हाँ, कौन से? ट्विस्ट ये है कि मैंने लोगों को 6-6 8-8 महीने फिजियो करके करते देखा है। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट आपके साथ खेलते रहेंगे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अरे बाप रे। क्योंकि सेशन वाइज वो चार्ज करते हैं ना। तो इसमें आपको होशियारी बरतनी होगी कि जो कुछ एक्सरसाइज दी गई है उसमें आप खुद ब खुद थोड़ा 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 प्रोग्रेशन लाए अपनी बॉडी को समझते हुए। अच्छा, तो आपको वो अच्छा लगेगा, रिजल्ट भी अच्छा रहेगा, इंप्रूवमेंट भी हाँ, दिखेगा। अदरवाइज खिंचते रहेंगे। ओके, समझ गए? हाँ सर बिल्कुल। तो कार्टिलेजस का ड्राइनेस या लगातार इस्तेमाल के साथ उस पर होने वाला हैमरिंग, ये जिस इंजरी को लीड करता है उसे क्या कहेंगे? ओवरयूज इंजरी, ज्यादा इस्तेमाल के कारण होने वाली इंजरी। एक केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास फिजियो के लिए, मैं भी फिजियो कर चुका हूँ, किया करता था, अब नहीं करता। तो मेरे पास फिजियो के लिए एक लेडी आई थी और हमेशा विजिट करने वाली थी, उसको स्पाइन की प्रॉब्लम थी। तो एक दिन उनके साथ ना उनके हस्बैंड आए थे। एज है उनकी 62 और हस्बैंड की एज है अराउंड 67। तो हालचाल जैसे पूछते हैं उस तरह से पूछ लिया मैंने। तो वो होते हैं ना कि 60s 70s के अंकल्स, बेवजह के जोशीले, उस तरह से। ऐसे एस्थेटिकली अगर आप देखो उनको तो स्लिम थे बिल्कुल, अच्छे एकदम। और उन्होंने जैसे बताया कि मैं रोज 3-4 किलोमीटर वॉक करने जाता हूँ, इस तरह से उन्होंने बताया जोशीले अंदाज में। तो मैंने उनको सजेस्ट किया था कि एक दिन टाइम निकाल के आइए, मैं आपको नी की सॉरी लेग्स की कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताता हूँ, और आप ये जो कुछ एक्टिविटी कर रहे हो वॉकिंग की, इसके साथ उनको भी कंबाइन कर लो। हफ्ते में एटलीस्ट 3 या 4 दिन ये फिजिकल ये जो एक्सरसाइजेस है, जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ये किया करो। जिससे क्या हो जाएगा, आगे चल के आपकी नी को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि एक नेचर जो है ये बैलेंस प्रिंसिपल पर चलती है। हद से ज्यादा किसी चीज को अच्छा भी है, और हद से ज्यादा अगर करते हो तो उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, बॉडी वो दिखाएगी आपको। और 2 साल बाद उन्होंने माना नहीं, खैर उस वक्त 2 साल बाद वो रिपोर्ट्स लेके आए मेरे पास कि मुझे रिप्लेसमेंट के लिए कहा गया है। और तब भी वो अपने आप को कवर अप कर रहे थे कि मैं तो भाई के साथ गया था, उनका भाई जो 3-4 साल से उनसे बड़ा है। मैं तो भाई के साथ गया था, तो मैंने कहा लगे आप मेरा भी करवा लेते, तो डॉक्टर ने बोला कि आपके भी उसमें है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्यों जाग गए हो आप? कहते नहीं, आगे चल के हो सकती है। तो मैंने कहा ये तो 2 साल पहले कहा था मैंने। तो रिपोर्ट में देखा तो कुछ खास फर्क नहीं था उनके भाई के रिपोर्ट्स में और उनके। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जहां 1.5-2 लाख का खर्चा आएगा एक ने रिप्लेसमेंट करने में, वो मैं कुछ एक दिन की फिजियो करके बचा लूंगा। पर वो स्टेज क्रॉस हो चुकी थी। 2 साल पहले जब मोबिलिटी थी, उस वक्त कार्टिलेजेस का ड्राइनेस वगैरह इतना नहीं देखा गया था। पर वो घिसने के बाद अब आप उसको फिजियो करोगे तो रिजल्ट आएगा भी, तो कितना आएगा? हो सकता है अगले 5 साल बाद आपको वो करना पड़े रिप्लेसमेंट। और उस वक्त मैंने उनको ये भी हिदायत दी थी कि आप ये जो वॉकिंग कर रहे हो ये थोड़ा सा कम कर दो, आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखो, इसके साथ कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया करो। या फिर डाइट के बारे में, जैसे एज बढ़ती जाती है इस तरह से एक माइंडसेट बिल्टअप होता है कि मैं इतना ही खाऊंगा, या एक फिक्स फॉर्मेट होता है कि जी मैं तो 2 फुलके खाता हूँ या 2 रोटी खाता हूँ, एक कटोरी दाल, थोड़ी सी 2 चम्मच सब्जी, बस इतना ही है मेरा। अब न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारा प्रोटीन लैकिंग कर रहा है, बहुत सारा कैल्शियम लैकिंग कर रहा है। लेस ईटिंग वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हालांकि ये इन जनरल व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे चलता रहता है कि ईट लेस मूव मोर, इट्स नॉट लाइक दैट। ईट अप्रोप्रिएटली द वे योर बॉडी शुड गेट नर्चर्ड, नरिश्ड। हेयर से टो तक बॉडी का नर्चरमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो खाने से आपको लेने ही पड़ेंगे, लेस ईट करके कुछ नहीं होने वाला है। एक कंसेप्ट होता है नीड्स, न्यूट्रिशनल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 90 या 95% बीमारियां न्यूट्रिशनल इम्यून डेफिशिएंसी की वजह से क्रिएट होती है। अदरवाइज आपकी बॉडी इस तरह का मैकेनिज्म है ही नहीं कि बीमारी अंदर पनपे, अनलेस एंड अनटिल आप उस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो न्यूट्रिशन डेफिशिएट करके। तो ईट लेस इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। हेयर टू टो नर्चरमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए, पोषण के लिए जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी है वो उस मात्रा में लेने जरूरी ही है। अगर नहीं लेते हैं
तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको बीमारियां दिखने शुरू हो जाती है। यस। सो सर मुझे आपसे एक टिप्स लेना था, कार्टिलेज ड्राइनेस को किस तरह से ठीक किया जाए। जैसे हमारी घर पे एल्डर है, जैसे मेरे मॉम है, मेरे सास है,